हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या बेसिकली? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है और हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जिसको होने के लिए या जिस रिएक्शन को अकर होने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। और जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, रिलीज होती है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के पॉसिबल नहीं है। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन की केमिकल एनर्जी है वो आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपको कुछ एनर्जी सोर्स यूज करना पड़ेगा टू टेक दिस रिएक्शन प्लेस, राइट। इस रिएक्शन को होने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं और इसका डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, हम उसको कर सकते हैं। और दूसरा क्या है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। किससे? जो भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे हम क्या कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो नहीं हो रहा है उसको हम पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो ऑपोजिट केसेस हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं? कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने देखी भी हैं क्लास 11th में। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली जो होता है किसी भी रिएक्शन में उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो चीज़ें हैं। तो ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं? जब भी किसी सब्सटेंस से, किसी एटम से या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और आपको पता है ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इट इज़ मेड अप फ्रॉम टू रिएक्शन। तो इसमें एक ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है? देखिए, Zn चेंजिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जिंक से। और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखो तो ऑक्सीडेशन के केस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, यहाँ 0 होगा और यहाँ +2 होगा, राइट। तो ये है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? Cu2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो कि जिंक ने डोनेट किए थे। एंड आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव विल चेंज इनटू Cu, कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। इधर जो Cu2 पॉजिटिव है इट हैज़ +2 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ जो कॉपर है इसका 0 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन को हम रिडक्शन कहते हैं, या हम जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं,
ठीक है, बहुत आसान सा डेफिनेशन है। अब ये तो दो हाफ रिएक्शन है, ये है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हम इन दोनों को इस तरीके से ऐड करते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होना चाहिए, राइट। अभी आप देखेंगे बिकॉज देर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच रिएक्शन, तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। कई बार ये इक्वल नहीं होते हैं तो हमें किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वेट करना पड़ता है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव, इट इज़ गिविंग यू व्हाट, Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये क्या है दोस्तों, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, और ये चेंज हो रहा है Zn 2 पॉजिटिव में। और इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu 2 पॉजिटिव का, और ये चेंज हो रहा है Cu में। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये आसान सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद कंडक्टर के बारे में हमने पहले भी सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। कंडक्टर्स किसको कहते हैं आपको पता है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कौन कौन से हैं या कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 है मेटेलिक, या इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर जैसे नाम से पता चल रहा है मेटल, ठीक है, जो अपने में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। और एक और बात इसमें है, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस, मतलब मेटल में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। और आपको पता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर हैं, दे आर व्हाट, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं दोस्तों, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी मेटल हैं या उनके जो भी एलॉय हैं उनको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब आप देखिए, एज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स एट वन एंड एंड गो आउट एट अदर एंड, द कंपोजिशन ऑफ मेटल कंडक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। कॉम्पोजिशन क्या नहीं होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, या कोई भी केमिकल चेंज इसमें नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो हमने मेटल की बात की, और जितने भी मेटल हैं सब के सब क्या है, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ग्रेफाइट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट दे आर, इसमें भी जो चार्ज कैरियर हैं वो अगेन क्या है दोस्तों, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स हैं उनमें भी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक हो गया। बट ये जो दूसरा केस हमने देखा जिसमें ग्रेफाइट या पॉलीमर है, ये तो मेटेलिक नहीं है, बट ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, और जो चार्ज कैरियर्स हैं इनमें वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंबाइन फॉर्म में हम इन दोनों को, किन दोनों को, जो मेटल और नॉन मेटल है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे, बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये पहला कैटेगरी हमने देखा कि जो टाइप ऑफ कंडक्टर में हमने देखा मेटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है जिसको हम ज़्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले कई चैप्टर्स में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं दोस्तों, दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम in their molten state और in the form of their aqueous solution, ठीक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं, बट किस फॉर्म में, आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट का मतलब इनको इतना हीट किया गया है कि वो मेल्ट हो गए हैं, और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है इन इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डिप करते हो तो ये क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। इनमें क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है।
तो आपको पता है HCl एसिड है, इसका एक्वस सोल्यूशन किस फॉर्म में टूट जाएगा, H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस, ऐसे टूट जाएगा। ऐसे आप देखेंगे जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, तो Na पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। ऐसे आप देखिए सॉल्ट, तो NaCl एक्वस और ये टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव इन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव इन एक्वस। ठीक हो गया दोस्तों। तो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये हमने किस फॉर्म में लिए हैं, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में लिए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। और आपने देखा दे ऑल आर अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन। HCl इज बीइंग डिकम्पोज्ड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो NaOH है दैट इज बीइंग डिकम्पोज्ड इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जो NaCl है दैट इज ऑल्सो बीइंग डिकम्पोज्ड इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो इनके एक्वस सोल्यूशन है। ये अपनी मोल्टन फॉर्म में, जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो अपनी मोल्टन फॉर्म में क्या करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl को अगर हमने हीट किया तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा ये मेल्ट हो जाएगा, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और NaOH भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, तो इसको अगर आप हीट करोगे तो अगेन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हमें ये देखना है कि ऐसा क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में कि ये जो सब्सटेंसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा है आयन की प्रेजेंस। आप सब में देखिए यहाँ क्या है, आयन्स हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ क्या है दोस्तों, आयन्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। जैसे जो H पॉजिटिव है पहले वाले केस में, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, और जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ आयन्स। और मूवमेंट ऑफ आयन का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि आयन के ऊपर तो चार्ज है। सो मूवमेंट ऑफ चार्ज का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ जो चार्ज कैरियर हैं दोस्तों, ये क्या है, आयन्स हैं। इससे पहले वाले केस में मेटेलिक कंडक्टर्स में हमने क्या देखा था, जो चार्ज कैरियर थे वो क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इन दिस केस द चार्ज कैरियर्स आर आयन्स। और आयन में भी दो हैं, आपने देखे, एक है कैटायन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और एक है एनायन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। इसके साथ साथ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या मतलब है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया द चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर आयन्स। इसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं, आयन्स होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मतलब अगर आप केवल सॉलिड स्टेट में देखोगे तो सॉलिड स्टेट में ये क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या नहीं है, जो आयन्स हैं उनका मूवमेंट नहीं है। सॉलिड स्टेट में तो फ्री मूवमेंट होता नहीं है, और जब फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे। ठीक, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी हम काफ़ी बार पहले देख चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन को ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहते हैं, विच आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयन। और आपको पता है इसके लिए हमने पढ़ा है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 होती है। ठीक है,
तो कुछ एग्जाम्पल हैं, NaCl है, HCl, KCl, NaOH, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे आप देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आपको पता है इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 1। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये है बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3, और ये है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले चैप्टर्स में। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वैल्यू होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वैल्यू होती है, ये भी हमें पता है। इसके बाद हम देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है द टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कितना इजीली किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है द टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसमें चार्ज कैरियर क्या है दोस्तों, उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं। चार्ज कैरियर्स आपको पता है ये हैं आयंस, राइट, ये हैं आयंस। और आयन भी यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जब टूटेगा तो आपको देगा कैटायन और एनायन। तो जितना इजीली ये कैटायन और एनायन मूव कर पाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। सही बात है, जितना इजीली ये आयन मूव कर पाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब आप देखिए किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन, मतलब जो आयन है उनके बीच में अट्रैक्शन। तो देखिए इफ द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन दैट इज द सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस एंड लोअर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, और ये कैसे टूटता है A पॉजिटिव और B नेगेटिव में इन द एक्वस सॉल्यूशन। और हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज तो इसके पास सॉलिड स्टेट में भी थे, ठीक होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बट वो एक दूसरे से फ्रीली मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि सॉलिड स्टेट में ऐसा पॉसिबल है नहीं। डिसोसिएशन होने के बाद भी अगर इनमें क्या होता है, काफ़ी इंटरेक्शन होता है, काफ़ी स्ट्रांगली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनका फ्री मूवमेंट तो पॉसिबल होगा नहीं। डिसोसिएशन होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, द A पॉजिटिव विल मूव फ्रीली एंड B पॉजिटिव विल ऑल्सो मूव फ्रीली। दोनों के दोनों क्या करेंगे दोस्तों, फ्रीली मूव करेंगे। बट अगर इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो फ्री मोमेंट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा उतना कम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सिंपल। दूसरी बात है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन टर्म जो है वो निकला है फ्रॉम द सॉल्वेंट, ठीक होगा, वो निकला है फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन को हम कहते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन का मतलब आप देखिए सॉल्वेंट क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट एक मीडियम का काम कर रहा है जिसमें बड़ी आसानी से मूवमेंट पॉसिबल होता है आयंस का। बट
अगर ये सॉल्वेंट ही आयन को पकड़ कर रखे और फ्री मूवमेंट ना होने दे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक होगा। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उतना कम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सो सॉल्वेशन का मतलब है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो इफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, द आयंस ऑफ द सॉल्यूट विल बी हाईली सॉल्वेटेड। हाईली सॉल्वेटेड का मतलब है काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, एंड देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लो। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस अगर ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो क्या नहीं होगा? मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं हो पाएगा, तो उतना कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। तो आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लो आपको किसी रोड में मूव करना है, राइट? रोड में आपको मूव करना है, या किसी आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रोड क्या है आपके लिए? एक मीडियम है, ठीक है? रोड आपके लिए क्या है? एक मीडियम है। बट अगर रोड के साथ आपके पैरों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो आप तो मूव कर ही नहीं पाएंगे। तो इस सिचुएशन को हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लो रोड में हमने क्या लगा दिया है? ग्लू अप्लाई कर दिया है। तो ग्लू के ऊपर अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपके पैर तो उसी में चिपक जाएंगे। मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर आपके पैरों के बीच में और जो मीडियम है, रोड है, उसके बीच में। तो जितना ज़्यादा ये इंटरेक्शन होगा उतना कम ही क्या होगा? आपका मूवमेंट होगा। ठीक होगा। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद देखिए विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी का क्या मतलब है? देखिए, आपने देखा होगा वाटर कितना इजीली फ्लो करता है, और वाटर के कंपैरिजन में आप अगर हनी को देखिए तो हनी क्या होता है? बहुत गाढ़ा होता है और ये इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपको स्विम करना है वाटर में और हनी में, तो किस में आप बड़ी आसानी से स्विम कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली आपका जवाब क्या होगा? वाटर में, क्योंकि वाटर की क्या है? विस्कोसिटी क्या है? कम है। और विस्कोसिटी क्या है? जो सॉल्वेंट के जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, आपस में डिफरेंट लेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है मीडियम के या सॉल्वेंट के, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। तो वाटर के केस में ये काफ़ी कम है और हनी के केस में ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक होगा कंपैरेटिवली। तो आप देखेंगे हनी में अगर आप आयंस को मूव कराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ इजी मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज़्यादा है। इन द सेम वे क्या होगा कि जितना ज़्यादा विस्कोसिटी, हम इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं, द हायर इज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट द लोअर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट? सो द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जो डिफरेंट सॉल्वेंट की लेयर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कितना इंटरेक्शन है। सो द लार्जर द सॉल्वेंट इंटरेक्शन, लार्जर विल बी द विस्कोसिटी एंड लोअर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो जाएगा। इसके बाद है साइज ऑफ द आयंस। अब आप देखिए साइज ऑफ द आयंस पे मोमेंट कैसे डिपेंड करेगा? ये भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, अगर छोटा आयन है, स्मॉलर आयन, तो ये क्या करेगा? फास्ट मूव कर पाएगा। ठीक होगा। और बड़ा आयन अगर है तो वो बहुत धीरे मूव करेगा। क्यों? ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि छोटा आयन क्या करेगा? ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा विद द सॉल्वेंट। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसका एरिया बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा, तो वो ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा सॉल्वेंट के साथ और उसको मूव करने के लिए उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। बट अगर छोटा आयन है तो उसका बहुत कम इंटरेक्शन है तो वो बहुत इजीली मूव कर जाएगा। ठीक है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप ज़रूर अपने जीवन में कभी ना कभी ट्रैफिक जैम में फंसे होंगे। ठीक होगा। तो ट्रैफिक जैम में फंसने से क्या होगा? आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो घंटों खड़ी रहती हैं, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, जाने के लिए उतना खाली स्पेस चाहिए। बट आप जब स्कूटी में होते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि स्कूटी या मोटर बाइक का साइज़ बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, तो उसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्री जगह की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भी रास्ता दिखता है तो आप लोग निकल जाते हैं। तो ये साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। अगर आयन का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल मोमेंट है वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। और आयन का साइज़ अगर छोटा है तो बहुत ज़्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सिंपल। इसके बाद है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, आयंस और सॉल्वेंट या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो कम हो जाएंगे। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं या जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉल्वेंट हैं, वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। और ये तो देखिए ये लगभग सारे टाइप के जो इंटरेक्शन है उनको ओवरकम कर रहा है। सॉल्यूट इंटरेक्शन को ओवरकम कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ओवरकम कर रहा है, और तीसरा हमने क्या बताया, आयन सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्वेंट, सारे टाइप के जो इंटरेक्शन है उनको ओवरकम कर रहा है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा ये सारे के सारे इंटरेक्शन होते हैं उतना कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर की वजह से उन इंटरेक्शन को क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। तो अगर उनको ओवरकम करेंगे तो वो इंटरेक्शन कम होंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द हायर द टेम्परेचर द हायर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे दोस्तों जिन पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या हो रहा है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, देखिए व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मूव्स and therefore electric current flows through the electrolytic solution। देखिए होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, राइट, हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, NaCl एक्वस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से क्या मतलब है, आपने छोटी क्लासेज में ही पढ़ा होगा। इस कंटेनर में हमने NaCl को डिप किया है, NaCl को डिसॉल्व किया है वाटर में, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें हमने क्या किए, इलेक्ट्रोड डिप किए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, ये मेटल के इलेक्ट्रोड हैं, राइट। अब इन इलेक्ट्रोड को हमने क्या करना है, वोल्टेज अप्लाई करना है। तो वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको एनोड कहते हैं, आपको पता है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसको कैथोड कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इधर है पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव आयन। कई सारे ऐसे हैं, मैं केवल 2 दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने बैटरी को ऑन किया, ठीक होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, और जो नेगेटिव आयन है दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो कुल मिला के आप देखेंगे, विद इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन देयर इज फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयंस का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो यही तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड के बीच में तो कोई वायर नहीं है सोल्यूशन के अंदर, बट बाहर तो वायर है। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, बट अंदर फ्लो करने के लिए क्या है, वाटर में जो आयन मूव कर रहे हैं वही फ्लो है। और अगर आप इसमें कोई बल्ब जोड़ देते हो तो आपको पता है ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये प्रूव करता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। अब देखिए,
अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी अलग अलग होती है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की. सो द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. मतलब हर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वो अलग अलग है और उसको ही हम कहते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. और डिटेल में हम इनको देखेंगे. तो देखिए, मेटल में भी हमने इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखा और आप देखेंगे भी हाई क्लासेस में, लोअर क्लासेस में भी आपने देखा होगा. तो जो लॉ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के जो लॉ मेटेलिक कंडक्टर फॉलो करते हैं वही लॉ क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे ओम्स लॉ आपको पता है क्या होता है. ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR. ठीक होगा. मतलब जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. ठीक होगा. तो ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी फॉलो करते हैं, और कौन फॉलो करता है इसके साथ साथ मेटेलिक कंडक्टर तो फॉलो ही करते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें हमारे पास हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इसके साथ साथ इसमें कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं या फिजिक्स में भी पढ़े हैं. जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस जैसे नाम से पता चल रहा है रेसिस्ट करना है किसी चीज़ को. रेसिस्ट करना है मतलब किसी चीज़ को अपोज करना है. तो यहाँ पर किस चीज़ का अपोज हो रहा है, किस चीज़ का ऑपोजिशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फ्लो ऑफ करंट. सो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मेजर करता है द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक होगा. और आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और ये उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये है मेटेलिक कंडक्टर. मान लीजिए ये मेटेलिक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी लेंथ है, राइट. और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के. जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस होगा. ठीक हो जाएगा. और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके. तो जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हो तो R इज इक्वल टू रो, एक कांस्टेंट है, इंटू L/A. तो इस तरीके से हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं. अब यूनिट आपको पता है रेजिस्टेंस की, ये होती है ओम. जो रो है वो क्या है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, अगर आप L की वैल्यू 1 रख दो, मान लीजिए सेंटीमीटर है, और A की वैल्यू भी रख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है. तो क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से R इज इक्वल टू हो जाएगा रो. मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, नाम से भी पता चल रहा है स्पेसिफिक, आपने चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया. हमने क्या स्पेसिफाई किया, हमने किया मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो स्पेसिफाई कर दिया. तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो भी रेजिस्टेंस उस मेटेलिक कंडक्टर का होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ठीक हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द resistance of a conductor of 1 centimeter length having area of cross section equal to 1 centimeter square. तो यहाँ से अगर आप रो के लिए फॉर्मूला निकालोगे तो हमने लिखा था R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A. तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा R इंटू A बाई L. अब आपको पता है जो R है, रो इज इक्वल टू हमने निकाला R इंटू A बाई L. रो का जो R का जो यूनिट है वो है ओम. R तो रेजिस्टेंस है,
ए का यूनिट क्या है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल का यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट है ओम सेंटीमीटर। ठीक। दूसरा है कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस का मतलब है द टेंडेंसी टू कंडक्ट। ठीक हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस का मतलब था द टेंडेंसी टू रेसिस्ट, तो यहाँ ये इसका ऑपोजिट है। सो कंडक्टेंस का डेफिनेशन है इट इज अ मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब कितना आसानी से किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, कितना आसानी से उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, उसी को हम कह रहे हैं कंडक्टेंस। और ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी, क्योंकि ये ऑपोजिट है, इनवर्स है, तो जी इज इक्वल टू 1/r। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज 1/रेजिस्टेंस। सो जी इज इक्वल टू 1/r। तो यूनिट भी तो क्या होगा, r का उल्टा होगा। जैसे r का यूनिट हमने पढ़ा ओम, तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम मोह भी लिख सकते हैं। तो मोह का मतलब है ओम को इन्वर्स करना है, तो m पहले आ जाएगा, देन h, देन o। तो इसको हम लिखते हैं मोह बोलिए या ओम इन्वर्स बोलिए, सॉरी ये हो जाएगा OHM, ओम इन्वर्स बोलिए, ये एक ही बात है, राइट। और इसी को हम कहते हैं सीमेंस भी कहते हैं, डिनोटेड बाय S। तो कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इन्वर्स, मोह या सीमेंस, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था दोस्तों कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस 1/G, या G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, हमने उधर रेजिस्टिविटी देखा था, इसके बाद है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है। सो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कापा। इस सिंबल को हम कहते हैं, ये के जैसा लग रहा है और आप लिख भी सकते हैं इसको के जैसा, बट इसको कैपिटल के नहीं लिखना है। सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कापा। सो कापा इज इक्वल टू 1/ρ, राइट। रो क्या है, इट इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन of 1 centimeter length and having 1 centimeter square as the area of cross section। मतलब जिसके लिए हमने रेजिस्टिविटी डिफाइन की थी, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन और अ कंडक्टर हैविंग 1 centimeter लेंथ एंड हैविंग 1 centimeter स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन और अ मेटेलिक कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 centimeter एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 centimeter स्क्वायर। तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। रो तो आपको पता है क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। इसको ऑपोजिट हम करेंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को आपको पता है क्या लिखते हैं, मोह। तो इसको ठीक है, तो ये हो जाएगा मोह इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये है इसका यूनिट, राइट। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है आपको पता है, जो मोह है उसको साइमन्स भी हम लिखते हैं। तो ऐसा यूनिट जब इसको हम मीटर में लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइमन्स मीटर इनवर्स, या इन शॉर्ट इसको लिखते हैं SM इनवर्स। तो ये क्या है, कंडक्टिविटी है। इसके बाद देखिए मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है हमें पता है। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो देखिए बेसिकली जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाइए और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कीजिए, यही तो है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स कर दिया है, ठीक होगा। इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स कर दिया है, और वो कितना कर दिया है, वो हमने कर दिया है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे 1 मोल को हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे।
अब 1 मोल में कितने भी आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एवोगैड्रो नंबर के बराबर आयन प्रोड्यूस होंगे। अगर मैं 1 मोल ऑफ NaCl लूँगा तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे आपको अंदाज़ा लगाना है या पता करना है, और मैं 1 मोल ऑफ MgCl2 लूँगा तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे। तो जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे उनका नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट, बट उसका जो मास होना चाहिए वो, या उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो 1 मोल के इक्वल होना चाहिए। 1 मोल का मतलब है इसका मोलर मास के इक्वल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5, ठीक हो जाएगा। तो इतना मास होना चाहिए, 58.5 करीब होगा। तो 58.5 या 1 मोल, तो ऐसी MgCl2 के भी 1 मोल आप निकाल सकते हो। तो 1 मोल को डिजॉल्व करना है चाहे आयन कितना भी प्रोड्यूस हो, तो वो जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला है, जो भी मोलरिटी है, देखिए कंडक्टिविटी पर मोल के लिए, यही तो है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने पढ़ा है कंडक्टिविटी और पर मोल के लिए, तभी तो कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, और हमने कहा तभी तो 1 मोल में निकलेगा। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, तो 1 मोल के लिए निकालना है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक होगा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होगा, जो फॉर्मूला होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। लैम्डा m फॉर मोलर कंडक्टिविटी, राइट, m फॉर मोलर, और यहाँ लैम्डा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी बाय C, और अगर C क्या है आपका मोलैरिटी में है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 लीटर के लिए, ठीक होगा। तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा K/C इंटू 1000। ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको मोल पर लीटर में ही दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C इंटू 1000, ठीक हो जाएगा। अब अगर आप यूनिट देखेंगे तो कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक होगा। C है मोल पर लीटर। लीटर को अगर मैंने क्या लिखना है, सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है, तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक होगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर हम केवल यूनिट देखें तो ये है हमारे पास साइमन, ये है सेंटीमीटर इनवर्स, बाकी नंबर से हमें मतलब नहीं है यूनिट के लिए। तो C क्या है, C है मोल पर लीटर था, तो इसको मैंने लिख दिया मोल सेंटीमीटर -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सेंटीमीटर -2, ऊपर जाके ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, राइट। सो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो ये है फॉर्मूला। अगर आप मोलरिटी को कैपिटल M के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी ये है, और कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे, राइट। सो ये सब कुछ हमने देखा है इन द पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, and thank you very much for watching this video. Thank you.